हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कंटिन्यू करते हैं जी। डेप्रिसिएशन के अंदर दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो होता है कि डेप्रिसिएशन का मेथड और एक होता है जी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है दैट मीन्स के हाउ मच एंड हाउ द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। ठीक है जी, चार डिफरेंट मेथड्स हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ये आते हैं, आप लोग रिवीजन सेशन में बैठे हुए हैं तो शायद हर एक की अलग अलग एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को एक दफा रिपीट रिवाइज कर लेंगे 2-3 मिनट में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि एसेट आपको टोटल कॉस्ट में कितने का पड़ा है। पिछला जो सेशन था उसमें हमने टोटल कॉस्ट की बात की थी एसेट की। देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट या अमाउंट वो चीज होती है जो कि इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि एसेट की कॉस्ट को डेप्रिसिएट किया जाता है, लेकिन उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, जब आप उसे बेच देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, तो फिर उस वक्त आपको कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो ये कहता है कि साल में हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट की चार्ज होनी चाहिए, और जब आप एसेट को फुली डेप्रिसिएट कर देंगे तो एसेट के अकाउंट में एसेट से मुतालिक जो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास पड़ी रहेगी वो इसकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर that is equal to cost minus residual value multiply by depreciation rate if the depreciation rate is given, और अगर आपको depreciation rate नहीं दिया हुआ तो cost minus residual value into 1 over useful life, क्योंकि इसकी जो useful life होती है 1 over useful life ये depreciation rate के इक्वल ही आती है। ठीक है जी, सो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज सेम। एक पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो सेम होगी, और हम हर साल एक साल की डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर लेंगे तो बाकी सारे सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो भी सेम ही होगी। दूसरी चीज ये है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये है जी कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन रेट के साथ। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन रेट आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन में दिया होता है। अगर ना दिया हो तो फिर आप उसमें से वो चीज जो है ना वो माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, और ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट है एक्चुअली कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू इज समथिंग जो कि आपने हमेशा कॉस्ट के अंदर से माइनस करके लिखनी होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास एसेट की ओपनिंग WDV आ जाएगी। इस पूरे के पूरे फैक्टर को हम लोग ओपनिंग WDV भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इफ इट इज कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, थोड़ा सा फर्क होगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू है, इफ देयर इज अ रेजिडुअल वैल्यू, तो फिर आप लोग इस एसेट का जो फॉर्मूला लगा रहे होंगे वो इस तरीके से कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डाल रहे होंगे। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि डेप्रिसिएशन का जो है ना वो रेट आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। तो डेप्रिसिएशन रेट का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं अब आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। और डेप्रिसिएशन रेट अगर आपको ना दिया गया हो तो आप डेप्रिसिएशन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस यूजफुल लाइफ थ्रूट ऑफ 1 माइनस यूजफुल लाइफ थ्रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, जिसको आप रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो एक्चुअली ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, इसमें आपको
डेप्रिसिएशन रेट के साथ साथ रेजिडुअल वैल्यू भी इसकी दी जाएगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिडुअल वैल्यू भी दी होती है और वो आपने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करनी है। बट इफ यू आर नॉट गिवन ए रेजिडुअल वैल्यू तो फिर आप उसको 1 रुपीज रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होता है वो रेजिडुअल वैल्यू के साथ आप उसको कैलकुलेट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हम लोगों ने हर साल की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिस की बात करते हैं। नॉर्मली कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बिजनेस है जो कि अपने एसेट की डेप्रिसिएशन को इस तरीके से डिसाइड करता है कि जनाब चलें जी, जो उसकी जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से, तो अगर हम उस मशीन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से लेके चलें तो फिर उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट परचेज कर लिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 1000 यूनिट्स ही जो है ना 10,000 यूनिट्स बना के देने हैं, ये उसकी टोटल कैपेसिटी। इसके बाद उसके अंदर एक लॉक लग जाएगा और वो लॉक जो है ना वो आप खुलवा नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपेसिटी। अब हर साल जितने यूनिट्स आप बनाया करेंगे, फॉर एग्जांपल ईयर 1 में आपने यूनिट्स बनाए हैं, आपने जो प्रोडक्शन की है दैट इज 2000 यूनिट्स। ईयर 2 में आपने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ईयर 3 में आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया और ईयर 4 में आपने 5000 यूनिट्स इससे प्रोड्यूस किए हैं। तो हर साल इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो हम लोग कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 11 मिलियन और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 1 मिलियन, तो इस एसेट की जो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएबल अमाउंट है दैट इज 10 मिलियन, जो कि 10,000 यूनिट्स बनाएगी। तो जिस साल 2000 यूनिट्स बने उस साल 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जिस साल 3000 यूनिट्स बने उस साल 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जिस साल आपने कोई यूनिट नहीं बनाया उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी और जिस साल आपने 5 यूनिट्स बनाए हैं उस साल 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो एसेट की जो WDV बनेगी, WDV दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलियन रिटन डाउन वैल्यू, जिसे नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, ये 1 मिलियन बच जाएगी जो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी जो है वो किसी भी मशीन की 2-3 तरह से आइडेंटिफाई की जा सकती है। एक मशीन ऐसी है जो फाइनल यूनिट्स बनाती है तो हम उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें एक मशीन ऐसी है जो यूनिट कोई नहीं बनाती लेकिन फिर भी है कि वो यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है विच इज जनरेटर, एक बहुत बड़ा जनरेटर आपने लगाया हुआ है जो शायद 200 kV का जनरेटर, और वो आपकी पूरी फैक्ट्री को बिजली प्रोवाइड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की बिजली का पता कोई नहीं होता, फौरन चली जाती है जब भी कभी उसका दिल करे। अगर मशीन आपकी बंद हो गई तो उसको दोबारा सेटअप करने में भी कितना टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने जनरेटर लिया, अब जनरेटर कोई यूनिट नहीं बना रहा लेकिन वो चलता है घंटों के हिसाब से। तो अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह ना हो तो हम एक वर्किंग आवर बेसिस पे भी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो 10,000 आवर्स चलेगा और वो 10,000 आवर्स में हर साल जितनी दफा भी वो चल रहा होगा, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, जितने आवर्स वो चला है उस आवर्स के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से किया था। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर 2 बेसिस होती हैं, वर्किंग आवर बेसिस और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बेसिस। आप इन दोनों के हिसाब से इसकी कैपेसिटी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं जनाब डेप्रिसिएशन के चौथे मेथड की तरफ विच इज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी मेथड है और बस आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और उसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दैट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर।
ठीक है जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू करंट ईयर फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर। पहले हम टोटल फैक्टर की बात करते हैं। टोटल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनाब n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, जहां पे n क्या है, ये इसको यूजफुल लाइफ कहते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा है करंट ईयर फैक्टर। करंट ईयर फैक्टर, इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, रिमेनिंग लाइफ एट स्टार्ट ऑफ ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 साल, तो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कितना बनेगा जनाब, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 15। ठीक है जी। अच्छा, और करंट ईयर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं ईयर 1 में, ईयर ऊपर लिख देते हैं, पहले साल के शुरू में ये एसेट कितनी देर तक यूज होगा, 5 साल, तो करंट ईयर का फैक्टर कितना होगा, 5। दूसरे साल के शुरू में इस एसेट की यूजफुल लाइफ रह चुकी होगी 4 साल। तीसरे साल के शुरू में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो रह चुकी होगी 3 साल। चौथे साल के शुरू में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो रह चुकी होगी 2 साल। और 5वें साल में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसके शुरू में वो रह चुकी होगी 1 साल। ठीक है जी। और इस तरीके से आप अब ये इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है एक एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ है जनाब 10 ईयर्स। तो देखें इसका n कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। जी जनाब, तो ये जो फैक्टर हो गया ये तो हो गया 12। अब हम ईयर वाइज इसका करंट ईयर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। पहले साल के स्टार्ट में इस एसेट की यूजफुल लाइफ होगी 10 साल, तो पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 9, तीसरे साल के लिए 8, चौथे साल के लिए 7 एंड सो ऑन। और जब आप 10वें साल में पहुंचेंगे तो आपका करंट ईयर फैक्टर 1 रह जाएगा। तो ये समझ लें कि यूजफुल लाइफ को उल्टा करके लिखें तो ये बन जाता है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, और मैं कहता हूं कि एसेट की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन 10,000 कर लेते, 10,000 रुपए, बल्कि आसानी के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम इसको 55,000 रुपए कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू करंट ईयर फैक्टर ओवर टोटल फैक्टर। तो कॉस्ट है जी इसकी 55,000, रेजिडुअल वैल्यू आपको पता है कोई नहीं है, तो करंट ईयर फैक्टर है जी 10 ओवर 55। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी पहले साल की बनेगी 10,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल इसी तरीके से, कॉस्ट है जी 55,000, करंट ईयर फैक्टर है 9 और टोटल फैक्टर है 55, तो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी 9,000। तीसरे साल की बात करते हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो है 55,000, करंट ईयर फैक्टर है 8 डिवाइडेड बाय 55 यानी कि तकरीबन 8,000। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में पहले साल उस एसेट की 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, चाहे वो एसेट जब मर्जी परचेज किया हो। ठीक है जी। तो ये है जनाब हमारे पास 3-4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, फॉर्मूले बात किए। अब जो अगली चीज देखनी है ना इसके मुतालिक वो ये है कि डेप्रिसिएशन कैसे और कितनी चार्ज की जाए, हाउ मच। नॉर्मली जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। मंथली डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फुल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, फुल मंथ डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ परचेज, इन द मंथ ऑफ परचेज, जिस महीने इस्तेमाल की है, इन द मंथ ऑफ परचेज, एंड नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जब आपने उसको डिस्पोज किया है तो उस मंथ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। दिस इज द रूल दैट वी फॉलो। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं। मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है।
अच्छा ये रूल है, इस रूल को के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। मंथली डेप्रिसिएशन के अंदर रूल तो ये है कि फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए जिस महीने परचेज हुआ, और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना की जाए जिस महीने वो डिस्पोज हुआ। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आप बिल्कुल लास्ट डे पे परचेज करते हैं एसेट, लास्ट डे परचेजेस, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज परचेज्ड इन नेक्स्ट मंथ। इसका क्या मतलब है? कहते हैं जनाब कि हमने 30 जून को एसेट परचेज किया है, हम कहते हैं अच्छा जून, तो चलो जून की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्यों? क्योंकि ये जून के महीने में परचेज हुआ है। तो नॉर्मली ये अक्लमंदी का मुजाहरा करने की जरूरत है कि हम लोग जून के महीने की डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें, जबकि एसेट जो है वो तो आपने परचेज ही आखिरी दिन जाके किया, जून में तो वो एसेट यूज ही नहीं हुआ। तो जनाब 30 जून का मतलब ये है कि ये एसेट जो है ये 1 जुलाई को परचेज हुआ है, और अगर हमारा ईयर एंड दिसंबर में जा रहा है तो हमें जो जून के महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है। ठीक है जी। लास्ट डे परचेजेस शुड बी कंसिडर्ड एज परचेज्ड इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और फर्स्ट डे सेल्स, फर्स्ट डे डिस्पोजल्स, अगर आप पहले दिन एसेट को डिस्पोज कर दें तो इसका ये मतलब है कि ये जो एसेट है ये इससे पिछला महीना पूरा यूज हुआ है, तो जिस मंथ में डिस्पोज हुआ है उस मंथ में इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। जो फर्स्ट डे डिस्पोजल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट करें कि हम कहते हैं कि 30 जून 1 जून को आपने जो है ना वो 1 जून को डिस्पोज कर दिया, तो जनाब रूल ये रखें कि जिस महीने एसेट मेजॉरिटी यूज हुआ है वो महीना उसका यूजेज का महीना होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट डे के डिस्पोजल्स हैं उनको आपने फर्स्ट डे का डिस्पोजल के तौर पे ही कंसिडर करना है। यानी कि आपने इसकी जून में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर 1 जून को कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो फिर उसके ऊपर 5 महीनों की डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करनी चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एसेट एक महीने में आधे टाइम से ज्यादा यूज हो गया है तो फिर वो उस एसेट उस महीने का परचेज या सेल्स कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, सही है। अगर 29 जून पे आ जाए तो भी वही रूल अप्लाई होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो उसको आपने कंसिडर करना है। अब यहां पे स्टैंडर्ड ने कोई रूल नहीं बताया कि अच्छा 25 तारीख को 4:55 और 33 सेकंड के बाद अगर कोई एसेट आएगा तो उसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे। ये इस तरह से स्टैंडर्ड ने कोई रूल नहीं बताया। ठीक है जी। हम लोग लास्ट मतलब जो लास्ट डे परचेजेस है उसको हम ये कंसिडर करेंगे कि ये एसेट फिर उस महीने यूज ही नहीं हुआ जिस महीने परचेज हुआ। तो ये 30 जून वाले दिन तो ये एसेट परचेज हुआ है, एक दिन में इसकी कितनी डेप्रिसिएशन, हम पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन एक दिन के हिसाब से तो नहीं चार्ज कर सकते ना। सो दिस इज द रूल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए कि एसेट अगर एक महीने में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज हुआ है तो फिर उस महीने के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप फिर इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है जी। ठीक है जनाब। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने मंथली चार्ज करनी है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या होंगी। देयर आर 2 डिफरेंट वेज जिसमें आप लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। हम लोग कहते हैं 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं? कॉस्ट के हैं और नेट बुक वैल्यू के। और 1 अकाउंट की बात करते हैं, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। और 1 अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये है जी WDV है। 2 अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जब हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, तो हम उसकी एंट्री कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। और 2 अकाउंट के अंदर कॉस्ट का अकाउंट अलग बनता है जब हम एसेट परचेज करते हैं। नॉर्मल ये वैसे मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी लेकिन चले कोई बात नहीं। जब आप एसेट परचेज करते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ द एसेट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। कैश या बैंक या पेबल या एडवांसेस जो भी है वो आप क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो और उसके बाद आप उसकी डेप्रिसिएशन करते चले जाते हैं। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। जब आप इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के अंदर जब आपने नॉन करंट एसेट्स लिखने होते हैं तो उसमें आप एसेट की कॉस्ट लिखते हैं, एसेट एट कॉस्ट, और फिर उसमें से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वाली जो अमाउंट होती है ये आप शो करवाते हैं. इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स कि जनाब आपने जब भी टू अकाउंट्स के हिसाब से करना है तो आपने एसेट अलग की कॉस्ट अलग दिखानी है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल अलग दिखाना है. इन दोनों को नेट करके शो नहीं करवाना. अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो नॉर्मली फेस ऑफ द बैलेंस शीट के ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है इसके फेस के ऊपर इन दोनों को नेट करके दिखा देते हैं. तमाम एसेट्स को इकट्ठा करके एसेट की एक फिगर दिखाते हैं और नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर फिर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. हम दूसरे टाइप के अकाउंट की बात करते हैं और जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो होती है उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है कि जहां जहां पे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का यूज करना होता है उस जगह पे हम लोग इसको चार्ज करते हैं. ठीक है जी. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट. ठीक है जी. जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो हर वक्त उसमें एसेट की कॉस्ट नहीं आ रही होती और जब हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एसेट जो होता है एसेट की टोटली जो नेट बुक वैल्यू आ रही होती है वही सीधी सीधी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करा देते हैं. ठीक है जी. सही है. तो इस तरीके से आप लोग इसकी एंट्री करते चले जाते हैं. आपने अगर एसेट को परचेज किया तो एसेट के परचेज करने की एंट्री तो वही होगी कॉस्ट अकाउंट डेबिट एसेट का एसेट यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. जब आप कैश देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक देंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा. अगर आपने रिसीवेबल खड़े कर लिए हैं तो रिसीवेबल अदर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे. अगर आपने कोई एडवांसेस दिए हुए हैं एडवांसेस आपने अपने पास रिकॉर्ड किए होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे. एसेट आपके पास आ जाएगा और फिर उसके बाद आपने जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अल्टीमेटली आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में से माइनस करके दिखाना है. और अगर आप वन अकाउंट को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट अकाउंट में ही डाल रहे हैं जो का एसेट का अकाउंट जिसे हम कहते होते हैं एसेट का अकाउंट, तो उस एसेट के अकाउंट में फिर हर दफा जो उसका क्लोजिंग अमाउंट बनेगा वो उसकी सीधी सीधी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी. राइट. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू अकाउंट और वन अकाउंट विच इज द डेप्रिसिएशन एंट्री.